अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा लेक्चर है आरएमआई एंड कोरबा। जैसे लास्ट दो लेक्चर्स में हमने बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया कि व्हाट इज़ रिमोट मेथड इन्वोकेशन। हमने देखा कि आरएमआई को हमने एक अल्टरनेट के तौर पे लिया कि अगर हमने दो कंप्यूटर्स के दरमियान या दो डिफरेंट प्रोग्राम्स के दरमियान कम्युनिकेशन करवानी है और वो कम्युनिकेशन करवाने के लिए हमने देखा कि हमारे पास सॉकेट प्रोग्रामिंग की तरह हम दो डिफरेंट कंप्यूटर्स पे या एक ही कंप्यूटर पे दो डिफरेंट प्रोसेस चला सकते हैं, दो डिफरेंट प्रोग्राम चला सकते हैं। और वो प्रोग्राम्स हमने उसको जो टेक्नोलॉजी या जो हमें टेक्निक जावा ने बताई, उस टेक्निक का नाम है रिमोट मेथड इन्वोकेशन। और उसका देखा फिर हमने कि इसमें हमारे पास जो मेजर टैक्टिस था वो यही था कि सर्वर साइड पे या जिस प्रोग्राम को हमने कोई मैसेज भेजना है या जिस प्रोग्राम से हमने कोई मैसेज लेना है तो हम वहाँ पे ऑब्जेक्ट बेसिकली कॉल करते हैं। एक प्रोग्राम प्रोग्राम बी का ऑब्जेक्ट कॉल करता है, लेकिन वो जो प्रोग्राम बी का ऑब्जेक्ट है वो रिजाइड अपनी ही मशीन पे होता है, वो रिजाइड अपने ही एंड पे करता है, वो अपने ही एंड पे होता है, लेकिन वो कॉल कर रहा होता है दूसरा प्रोग्राम जिसको मैं प्रोग्राम ए कह रहा हूँ। तो वो अपेरेंटली तो हमें ऐसे ही फील होता है जैसे फीलिंग्स के जैसे आपने प्रोग्राम भी देखे हैं, हमने उसकी एग्जांपल भी बनाई है और उसको एग्जीक्यूट करके हमने डेमो प्रोग्राम भी चलाया लास्ट लेक्चर में। लगता ऐसे ही है कि जैसे हमारे दो प्रोग्राम ऐसे ही चल रहे हैं, जैसे अपने अपने एंड पे जो कोडिंग है वो अपने अपने ऑब्जेक्ट्स को ही कॉल कर रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट रिमोट एक्सेस हो रहा होता है। और वो जो रिमोट ऑब्जेक्ट है वो हमने उस पर्टिकुलर सिस्टम की रजिस्ट्री के अंदर बाइंड किया होता है, उसका कोई नाम होता है। जो भी हम ऑब्जेक्ट बाइंड करते हैं उसको कोई एक नाम असाइन करते हैं, वो नाम दूसरे प्रोग्राम को भेज दिया जाता है या दूसरे प्रोग्राम के पास उस नाम से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है और उस नाम को यूज़ करते हुए उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करता है। तो स्टूडेंट ये था आरएमआई का। आप यूँ कह लें कि ये दो प्रोग्राम्स जावा स्पेसिफिक थे। दोनों प्रोग्राम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे हुए थे। दोनों प्रोग्राम में जो लाइब्रेरी थी वो जावा लैंग्वेज की लाइब्रेरी थी, मतलब जावा लैंग्वेज का ही लाइब्रेरी में आरएमआई पैकेज के अंदर इंटरफेस था, रिमोट इंटरफेस, जो हम अपने इंटरफेस के ऊपर उसको एक्सटेंड करते हैं और फिर उस रिमोट इंटरफेस जो हमारा बन जाता है उसको फिर हम अपनी क्लास पे इम्प्लीमेंट करते हैं और उसी इंटरफेस को हम दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं जो क्लाइंट प्रोग्राम होता है जिसने एक्सेस करना होता है। तो स्टूडेंट ये तो हमारा एक तरीका था जिसको हमने करके देखा। हमने उसको देखा कि इस तरह से जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो आरएमआई प्रोटोकॉल यूज़ होता है और आरएमआई प्रोटोकॉल जो है आरएमआई पी वो टीसीपी आईपी के ऊपर ही लेयर होती है, जिसको हम आरएमआई पी कहते हैं, रिमोट मेथड इन्वोकेशन प्रोटोकॉल। उससे हमारा ज़्यादा काम होगा। लेकिन था क्या, हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का जो प्योर एक आइडिया है उसकी आप कह लें जो उसकी तरफ जाने के लिए जो हमारे पास बेस बनती है वो आरएमआई है। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग यही है कि हम डिफरेंट मशीन्स पे पड़े हुए प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकें। डिफरेंट पड़े हुए कंप्यूटर्स पे जो प्रोग्राम्स हैं उनके ऑब्जेक्ट्स एग्जीक्यूट हो सकें ट्रांसफ़र होने के बगैर। मतलब ऑब्जेक्ट ट्रांसफ़र हमने नहीं करना, लेकिन हम रिमोटली उस ऑब्जेक्ट को इंस्ट्रक्शन भेज के वहाँ का जो डाटा है हम वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उनकी रिटर्न वैल्यू को यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, आज का जो स्टूडेंट लेक्चर है हमारा वो लेक्चर है आरएमआई एंड कोरबा। जैसे हमने देखा था कि आरएमआई स्टैंड्स फॉर रिमोट मेथड इन्वोकेशन और कोरबा स्टैंड्स फॉर कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर। अच्छा स्टूडेंट्स, जैसे आरएमआई में मैंने आपको तारफ में कहा था कि आरएमआई की स्पेसिफिक जो एप्लीकेशंस हैं आप यूँ समझिए कि उनका बहुत ज़्यादा उस तरह से यूज़ नहीं है। हम ऐसे प्रोग्राम बहुत कम बनाते हैं जो आरएमआई स्पेसिफिक हों, सिर्फ आरएमआई को यूज़ करते हुए हम प्रोग्राम बनाएं।
उस तरह का प्रोग्राम अब स्टैंड अलोन उस तरह के प्रोग्राम कम बनते हैं, क्योंकि ऐसा प्रोग्राम जब बनेगा तो उसमें एरर एंड ओमिशंस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब हमारे पास एक बिल्ट इन आर्किटेक्चर आ गए हैं, उन आर्किटेक्चर्स को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट एप्लीकेशंस बना लेते हैं, या ऐसी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं जिनको यूज़ करते हुए हम ऐसे प्रोग्राम्स बना लेते हैं। लेकिन वो जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए RMI का कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है तो उनको अंडरस्टैंड बेहतर तरीके से किया जा सकता है। जैसे उसकी एक सबसे बड़ी एग्जांपल है एंटरप्राइज जावा बीन्स, जिनको हम EJBs कहते हैं। वहाँ पे सेशन बीन्स होती हैं, एंटिटी बीन्स होती हैं। वो जो स्टूडेंट जो बीन्स का मैं कह रहा हूँ, वो बीन्स भी बेसिकली जावा की क्लासेस हैं, वो भी जावा के प्रोग्राम्स हैं। लेकिन वो बीन्स एंटरप्राइज जावा बीन्स जब मैं कहता हूँ तो सर्वर साइड के बेसिकली प्रोग्राम्स हैं। वो ऑब्जेक्ट्स भी एक दूसरे ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं जैसे हमारा RMI का प्रोग्राम डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे हमारी RMI की एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूट होती है। वो EJBs एक जो बीन है वो दूसरे बीन के साथ उसी फार्मूला उसी SOP के अकॉर्डिंगली ही कम्युनिकेट करती है जो SOP हम RMI में फॉलो करते हैं। तो फिर यहाँ पे बात ये हुई कि इफ़ यू हैव अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट ऑफ RMI, if you have a very good understanding of RMI, then you can go for enterprise Java beans. Then you will be very much comfortable with enterprise Java beans to understand, to grab the concept of enterprise Java beans. अच्छा, उसके बाद फिर कोरबा है। कोरबा भी स्टूडेंट्स उसी टाइम की ये टेक्नोलॉजी है। अब इसको हम देखेंगे कि नेक्स्ट हम इसको अपना जो हमारा ये जो कोर्स आउटलाइन है उस कोर्स आउटलाइन में हम इसको कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट इसको हम कोरबा को उस तरह से इसकी ज़रूरत उस तरह से नहीं है, क्योंकि कोरबा से रेलिवेंट इस तरह के भी प्रोग्राम स्टैंड अलोन प्रोग्राम या स्पेसिफिक प्रोग्राम जिनमें सिर्फ कोरबा को यूज़ करते हुए हम कोई एक सॉफ्टवेयर बनाएं, ऐसा अब उस तरह से नहीं है। क्योंकि टेक्नोलॉजी जब इन्हेंस होती गई तो उसमें बहुत सारी हमारे पास नई टेक्निक्स और नए फ्रेमवर्क्स और नए CMS आ गए, जिससे हमें अब उस तरह से सिर्फ कोरबा स्पेसिफिक की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका मैं आपको इसको हम ज़रा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। उस अंडरस्टैंड करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको एक तरह से ये अंदाज़ा हो जाएगा कि जो वेब सर्विसेज का कॉन्सेप्ट है, आगे जाके आप वेब सर्विसेज का कॉन्सेप्ट आप लर्न कर सकते हैं कि जो वेब सर्विसेज हैं वो बेसिकली किस तरह से ऑपरेट होती हैं, या ऐसे प्रोग्राम भी हैं जो क्रॉस दी लैंग्वेज हैं, ऐसे प्रोग्राम हैं जो क्रॉस दी लैंग्वेज ऑपरेट होते हैं, या जो कह लें ऐसे प्रोग्राम भी हैं जो लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं हैं, या जो कह लें ऐसे प्रोग्राम भी हैं जिनमें उस प्रोग्राम्स के कुछ पार्ट्स किसी एक लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, दूसरे कंपोनेंट किसी दूसरी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, लेकिन वो डिफरेंट लैंग्वेज में लिखे हुए कंपोनेंट एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, पहले भी करते हैं, ऑलरेडी बने हुए भी हैं, नेक्स्ट भी बनते रहेंगे। तो अक्रॉस दी, जैसे कहते हैं अक्रॉस दी बोर्ड एक्सेप्टेबिलिटी, ऐसे ही आप यूँ कह लें अक्रॉस दी लैंग्वेज एक्सेप्टेबिलिटी अगर है तो देन हम कह सकते हैं कि ये ऐसा आर्किटेक्चर है जिसको हम कोरबा टाइप आर्किटेक्चर कह सकते हैं। तो इसको मैं ज़रा बहुत सादा लफ्ज़ों में अगर स्टूडेंट्स आपको अगर अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करूँगी, इसका हमको डेमो प्रोग्राम नहीं बना रहे, क्योंकि डेमो प्रोग्राम बनाने के लिए आपके पास मैंने एक लिंक दिया है, मैं दिखाता हूँ आगे जाके। उस लिंक को आप जब जस्ट आपने स्टडी करना है, वहाँ पे एक प्रोग्राम बना हुआ है, क्लाइंट बना हुआ है, सर्वर बना हुआ है, सर्वर कैसे चलाना है, क्लाइंट कैसे चलाना है, वो तमाम स्टेप्स हैं। लेकिन मैं रिकमेंड ये नहीं करता कि आप इस प्रोग्राम को बनाने की कोशिश करें। अल्टीमेटली उस प्रोग्राम को बनाने के लिए आपको C++ या विजुअल C++ का कंप्लीट नॉलेज आपको पास होना चाहिए। वो नॉलेज गेट करने के लिए अल्टीमेटली आपको थारोली उसको लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना होगा। इसमें ये है कि आपका क्लाइंट अगर जावा में है और सर्वर C++ में है, या सर्वर जावा में है और क्लाइंट C++ में है, तो देन ये दो प्रोग्राम भी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये इसकी सादा डेफिनेशन है कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर की। तो हम थोड़ा सा देखते हैं आगे। जैसे ये मैंने थोड़ा सा लिखने की कोशिश की है कि कोरबा और RMI में क्या फ़र्क है। वो कहता है कि RMI इज़ अ जावा स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी
Corba has implementation for many languages. You can use Corba to share objects between programs written in different language. जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि C++ और जावा दोनों में प्रोग्राम हो सकता है और दोनों के जो प्रोग्राम हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. Corba uses IDL interface definition language to separate interface from implementation. जैसे हमने RMI में इंटरफेस बनाया ऐसे ही यहाँ पे ये जो इंटरफेस बनता है ये इंटरफेस स्पेसिफिक फिर नहीं होता. इस इंटरफेस के अंदर ये जो इंटरफेस है इसकी अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ ये इंटरफेस है, इसका अपना एक SOP है कोरबा का इंटरफेस लिखने के लिए. ये इंटरफेस हाइड कर देता है कि लैंग्वेज कौन सी है, रिक्वेस्ट किस लैंग्वेज से आ रही है. उसकी इम्प्लीमेंटेशन में C++ का प्रोग्राम हो सकता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जावा का प्रोग्राम हो सकता है. तो स्टूडेंट ये इंटरफेस डेफिनेशन लैंग्वेज सेपरेट इंटरफेस फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन. RMI जस्ट यूजेस जावा इंटरफेस. जो RMI है वो सिर्फ जावा का इंटरफेस यूज़ करती है. तो ये तकरीबन वही बात है जो मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि जो कोरबा है, कोरबा में आप के 2, 3, 4, 5 कंपोनेंट अगर हैं और उनके आपस में आपने कम्युनिकेट करवाना है, एक कंपोनेंट ने दूसरे कंपोनेंट का ऑब्जेक्ट एक्सेस करना है रिमोटली और उसको एग्जीक्यूट करना है, उसकी आउटपुट लेनी है या प्रिंट करनी है या कहीं रिटर्न करनी है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो उसी लैंग्वेज का हो. अगर वो दूसरी लैंग्वेज का है तो उसको किया जा सकता है. उसके लिए कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, कुछ SOPs हैं, कुछ रूल्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं. तो देन दिस इज़ पॉसिबल कि जस्ट लाइक RMI हम क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम बना सकते हैं. अच्छा, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कोरबा? द गोल ऑफ कोरबा इज़ टू प्रमोट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच टू बिल्ड एंड इंटीग्रेट डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन. An object model for building distributed applications, a common set of application programming objects to be used by the client and server application. A common set of application programming objects to be used by the client and the server applications. ये वही बात है जो मैंने सादा अल्फाज में आपको पहले बताई कि बेसिकली इसका यूज़ क्या है कि डिफरेंट लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम होंगे, क्लाइंट और सर्वर, और आपस में वो कम्युनिकेट कर सकेंगे. लेकिन ये कराने के लिए हमें ये आर्किटेक्चर फॉलो करना पड़ेगा जिसको मैं कोरबा कह रहा हूँ. तो स्टूडेंट्स ये है एक एग्जांपल. इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि वो आपका पूरा ओपन हो जाएगा प्रोग्राम. इसको हम कहते हैं जिसको मैं ट्यूटोरियल कह रहा हूँ. ये ट्यूटोरियल जब ओपन होगा तो आप देखेंगे ये देखें एक सिंपल C++ क्लाइंट सर्वर है इन कोरबा. जैसे हमने क्लाइंट सर्वर बनाया था RMI में, तो मैंने आपको कहा कि मैं रेकमेंड ये करता हूँ कि आपने इसका प्रोग्राम बनाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी, लेकिन आपने इसको पढ़ना ज़रूर है. अदरवाइज़ यहाँ पे पूरा कोड लिखा हुआ है, लेकिन स्टूडेंट ये पूरा कोड भी चलाने के लिए आपकी मशीन रेडी होनी चाहिए फॉर जावा, आपकी मशीन रेडी होनी चाहिए फॉर C++ प्रोग्राम्स. C++ प्रोग्राम में भी ज़रा ये एडवांस C++ है जिसको हम कह सकते हैं कि सॉर्ट ऑफ विजुअल C++. और कोरबा के लिए कुछ और चीज़ें हैं. ये इसके अपने कंपाइलर्स हैं, इसके अपने इंटरप्रेटर्स हैं, और वो हमें जावा का भी जो लाइब्रेरी है उसको भी थोड़ा उसके भी हमें क्लास पाथ वगैरह सेट करने पड़ते हैं. लेकिन बहरहाल अगर इफ योर मशीन इज़ रेडी फॉर जावा देन इट्स ओके, और C++ के लिए भी रेडी है देन इट्स ओके. अच्छा, ये देखिए इसका इंट्रोडक्शन बताया है कैसे आपने क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन कैसे डेवलप करनी है. और इंट्रोडक्शन के बाद आपने ये देखें वो कहता है सबसे पहले आपने IDL को यूज़ करते हुए आपने अपना बनाना है इंटरफेस लैंग्वेज को यूज़ करते हुए, ये उसने लिखा है. और उसके बाद ये देखें ये उसने अपने कुछ ये स्विच ये लिखा है, उसके कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, साथ उसने डिटेल दी है. मैपिंग है IDL की टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जब हम मैपिंग की बात करते हैं मैपिंग ऐसी ही है जैसे हम किसी इंटरफेस को किसी क्लास पे इम्प्लीमेंट करते हैं. ये देखें इसमें डिफरेंट कलर देने का मतलब ये है कि डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर ये प्रोग्राम बने हुए हैं.
तो ये कोरबा सर्विसेज है उसको उसने डिफाइन किया है। डेवलपिंग सिंपल क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन है, बिजनेस लॉजिक कैसे इंप्लीमेंट करनी है, उसके बाद कैसे आपने आईडीएल को कैसे राइट करना है, उसकी डीएल फाइल कैसे बनानी है। C++ की ये प्रोग्राम है iostream.h, और जैसे इंक्लूड iostream.h और kona.h, ये उस तरह से ये फाइलें इंक्लूड की हुई हैं। और ये C++ का प्रोग्राम है। उसने कहा कि फिर ये सर्वर कैसे बनाना है, ये उसका प्रोग्राम है। ये देखो स्टूडेंट्स, फिर उसके लिए कहता है क्लाइंट कैसे बनेगा, क्लाइंट, और उसको रन कैसे करना है, ये सारी डिटेल बिल्कुल दी हुई है। बस इसको ज़रा आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा ये अंदाज़ा हो जाएगा कि थिंग्स आर पॉसिबल, ये काम पॉसिबल है, ये हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारे सिलेबस के अंदर ये है, तो उस पर मैंने सिर्फ डिस्कस किया है, बट नाउ देयर इज़ नो यूज़ ऑफ उस तरह से कोरबा की स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बनाने के लिए कोरबा उस तरह से हम यूज़ नहीं करते। जैसे लिखा हुआ था कि लास्ट टाइम मैंने आपको बुक का बताया उसका RMI का, वो RMI की उस तरह से यूज़ नहीं हो रहा। नो डाउट वेरी बहुत रिच कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो रिच जो कॉन्सेप्ट है वो हम यूज़ करते हैं फॉर एंटरप्राइज जावा बीन्स के कॉन्सेप्ट को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करने के लिए कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग होती क्या है, उसका जो डेमोन्स्ट्रेशन है, उसकी जो ग्राउंड है, वो ग्राउंड बिल्डअप होती है जस्ट विद RMI। तो स्टूडेंट्स इसके लिए कोरबा के लिए बस इतना ही था। इसको आप ज़रा इसको देख लें, इसको पूरा स्टडी कर लें, तो ताकि कोरबा से रेलिवेंट आपके अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सके, किसी शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आप दे सकें। तो अब हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो हमारा होगा जावा के प्रोग्राम को डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, डेटाबेस होती क्या है, तो उस पर हम डिस्कस करते हैं। ये प्रोग्राम हमारा ये जो टॉपिक था ये जहाँ पे हम इसको एंड करते हैं। तो अब हम इट्स ओके बाय।